हेलो एंड वेलकम। आज की अपनी इस परिचर्चा में हम अनुभव 4 के जो इतिहास और कला संस्कृति का खंड था उस पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपनी परिचर्चा। पहला प्रश्न, प्रश्न संख्या 22 आपके स्क्रीन पर है। देखिए, इसमें 3 स्टेटमेंट दिया गया है और राणा सांगा के संदर्भ में 3 स्टेटमेंट दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि कौन कौन से कथन सही हैं। पहला स्टेटमेंट है, राणा सांगा 16वीं शताब्दी में मेवाड़ के शासक थे। दूसरा स्टेटमेंट है, राणा सांगा ने खानवा के युद्ध में बाबर पर अपनी जीत की स्मृति में चित्तौड़गढ़ में कृति स्तंभ बनवाया। और तीसरा स्टेटमेंट है, प्रसिद्ध भक्ति संत मीराबाई राणा सांगा के समकालीन थे। पूछा गया है कौन से कथन सही हैं। देखिए, पहला स्टेटमेंट जो है राणा सांगा के संदर्भ में, अभी देखो पूछा क्यों गया है ये सवाल। अगर आप न्यूज फॉलो कर रहे होगे तो पिछले कुछ समय से राणा सांगा के संदर्भ में कुछ विवाद चल रहा था, कुछ राजनीतिक विवाद की स्थिति थी। उसी संदर्भ में ये सवाल बनाया गया है कि करंट में चर्चा में है, तो ऐसा संभव है कि यहां से सवाल यूपीएससी भी आपसे पूछ सकती है। ठीक, पहला स्टेटमेंट देखो, राणा सांगा 16वीं शताब्दी में मेवाड़ के शासक थे। बिल्कुल सही बात है। मेवाड़ के लोके हमने काफी डिटेल में, अगर जो आपके मध्यकालीन भारतीय इतिहास की कक्षा हुई है उसमें हमने काफी डिटेल में इसके बारे में बात किया है। राणा सांगा के संदर्भ में, मेवाड़ के संदर्भ में ये विवाद की स्थिति हुई, उससे पहले भी हमने इसके बारे में जो कक्षाएं हुई थी उसमें पढ़ रखा था। तो पहला स्टेटमेंट तो बहुत ही आसान है, 16वीं शताब्दी में मेवाड़ के शासक थे। 1508 से लेके 1527 ये टाइम पीरियड रहा था राणा सांगा का। तो जाहिर सी बात है 16वीं शताब्दी के पहले हाफ में आपको मेवाड़ पे राणा सांगा का शासन दिखता है। दूसरा स्टेटमेंट देखो, राणा सांगा ने खानवा के युद्ध में बाबर पर अपनी जीत की स्मृति में 2-3 बातें पूछी गई है। चित्तौड़गढ़ में कृति स्तंभ बनवाया। देखो, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। पहली बात तो जो खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में, खानवा का युद्ध हुआ था बाबर और राणा सांगा के बीच में, यह बात सही है। लेकिन इसमें राणा सांगा विजयी नहीं हुए थे। प्रारंभिक सफलताओं के बाद युद्ध में राणा सांगा को प्रारंभिक सफलता मिली थी, लेकिन अंततः बाबर की जीत हुई थी इसमें। तो ये वाला पार्ट भी गलत है कि बाबर पर अपनी जीत, इसमें राणा सांगा पराजित हुए थे। ठीक, दूसरा जो इस स्टेटमेंट का दूसरा पार्ट है कि स्मृति में चित्तौड़गढ़ में कृति स्तंभ बनवाया था, यह भी गलत है। एक तो जो कृति स्तंभ है उसको लेके थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है। चित्तौड़गढ़ में आप देखोगे एक विजय स्तंभ है, एक कृति स्तंभ है। विजय स्तंभ की अगर हम बात करें, आमतौर पर कई बार मतलब थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है, कृति स्तंभ और विजय स्तंभ को एक ही समझ लिया जाता है। इसके पीछे का कारण क्या है कि दोनों एक ही जैसा बना हुआ है, समान स्ट्रक्चर दिखने में आमतौर पर समान ही लगता है, और दोनों चित्तौड़, जो मेवाड़ की राजधानी थी चित्तौड़गढ़, वहीं पे था। तो इसके कारण थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। जो इसमें इस प्रश्न में आपको कृति स्तंभ की बात की गई है, तो कृति स्तंभ 12वीं सदी में एक जैन व्यापारी द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, जैन व्यापारी द्वारा। तो ये वाला गलत है। और जो विजय स्तंभ है, विजय स्तंभ लगभग सिमिलर स्ट्रक्चर है, अभी हम अगले स्लाइड में देखेंगे। आप देखोगे कृति स्तंभ और विजय स्तंभ एकदम सेम सेम दिखता है, लगभग सेम सेम दिखता है। ठीक है, तो विजय स्तंभ जो है इसे निर्मित करने का श्रेय जो है राणा सांगा के दादाजी राणा कुंभा को जाता है। राणा कुंभा, राणा कुंभा भी मेवाड़ के सुप्रसिद्ध शासक रहे थे और उन्हीं के पौत्र थे राणा सांगा। तो ये जो विजय स्तंभ है ये राणा कुंभा द्वारा बनवाया गया था मालवा के शासक पर विजय प्राप्ति के उपलक्ष्य में, और संभवतः जो अधिकांश किताबों में मिलता है कि 1448 के आसपास इसका निर्माण किया गया था। तो दोनों ही चीज ध्यान रखिएगा आप, विजय स्तंभ भी कृति स्तंभ भी। विजय स्तंभ राणा कुंभा द्वारा बनवाया गया मालवा के शासक पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में, और जो कृति स्तंभ है ये पुराना स्ट्रक्चर है, ये पहले से चित्तौड़ में था, 12th सेंचुरी का स्ट्रक्चर है जो कि एक जैन व्यापारी द्वारा बनवाया गया था। ठीक, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। तीसरा स्टेटमेंट देखो, प्रसिद्ध भक्ति संत मीराबाई राणा सांगा के समकालीन थे। बिल्कुल सही बात है। इनफैक्ट समकालीन नहीं, राणा सांगा की रिश्तेदार थी, मैंने आपको लिखवाया था ये पहले भी।
जो मीराबाई थी, इनका विवाह राणा सांगा के पुत्र भोजराज से हुआ था, और बड़ी ही जल्दी जो मीराबाई हैं उनके पति की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद वो जो सामान्य जीवन है उससे विरक्ति होकर कृष्ण भक्ति में लीन हो जाती है। सगुण कृष्ण भक्ति से संबंधित रही थी, ठीक है। और राणा सांगा की बहू आप कह सकते हो, उनके पुत्र की पत्नी थी, तो समकालीन भी थी और संबंधित भी थी, ठीक है। तो तीसरा स्टेटमेंट सही है, पहला और तीसरा स्टेटमेंट सही है। सही उत्तर विकल्प बी हो जाएगा। ये देखो, ये राणा कुंभा, और ये जो है आपको विजय स्तंभ है, और ये महाराणा सांगा एक जो इमेज है। अब देखो इसको ढंग से, ये देखो ऑलमोस्ट, मैंने कहा क्या, आपको ऑलमोस्ट सिमिलर स्ट्रक्चर दिखता है। ये जो है आपको, ये कृति स्तंभ है, ठीक है, और ये जो है ये विजय स्तंभ है। ध्यान में रखना है दोनों को। ये 15वीं सदी में राणा कुंभा द्वारा बनवाया गया, 15वीं सदी राणा कुंभा, ठीक है, मेवाड़ के ही शासक थे। और ये 12वीं सदी में एक जैन व्यापारी द्वारा बनवाया गया था, ठीक है। स्पष्ट है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 23। इसमें पूछा गया है कि किस मुगल राजकुमार को उपनिषदों का संस्कृत से फारसी में अनुवाद करने का श्रेय दिया जाता है? बेहद आसान प्रश्न है, मुझे नहीं लगता इसमें किसी को डाउट हुआ होगा। सही उत्तर दारा सिकोह हो जाएगा। उपनिषदों का संस्कृत, देखो दारा सिकोह के बारे में, मतलब दारा सिकोह पे जो हिंदू दार्शनिक विचार हैं उसका भी काफी प्रभाव था, सूफिज्म का भी काफी प्रभाव था। काफी लिबरल मतलब शासक के रूप में, शासक तो बन नहीं पाया था, लिबरल राजकुमार के रूप में इसकी चर्चा मिलती है हमें। जो ये उपनिषद का संस्कृत से फारसी में अनुवाद करवाया था, इसको सिर्रे अकबर कहा गया था। ये नाम भी आप ध्यान रखिएगा, सिर्रे अकबर नाम से दारा सिकोह द्वारा उपनिषद का संस्कृत से फारसी में अनुवाद करवाया। ये नाम भी आपसे पूछा जा सकता है, इसको भी आप साथ के साथ ध्यान में रखिएगा। जो शाहजहां थे उनके 4 पुत्र में दारा सिकोह, मुराद, शुजा और औरंगजेब, आगे आपने पढ़ा, हमने ये भी एज इट इज जो मैंने आपको लिखवाया है कॉपी में, एज इट इज उसी से प्रश्न बना हुआ है। 4 पुत्रों में शाहजहां द्वारा सबसे पसंद दारा सिकोह को ही किया जाता था, और ऑलमोस्ट ऐसा माना जाता था कि वही अगले शासक बनने वाले थे। लेकिन फिर आगे 1658 में ये जो मतलब 1658 के आसपास, 1658 में जो उत्तराधिकार का एक युद्ध होता है शाहजहां के 4 पुत्रों में, जिसमें अंततः जो है औरंगजेब विजयी रहता है, और उसने अपने जो शेष भाई थे जिसमें दारा सिकोह भी शामिल था, उसकी हत्या कर दी गई थी औरंगजेब के द्वारा, ठीक है। आसान प्रश्न है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। अब देखो ऑप्शंस भी, औरंगजेब कहीं से कोई कनेक्शन है, मतलब आप सोच भी नहीं सकते हो कि औरंगजेब के द्वारा इस तरह का कोई काम किया जाएगा, ठीक। अब्दुल रहीम खान खाना, एक तो ये मुगल राजकुमार नहीं था, मैंने आपको इस अब्दुल रहीम खान खाना के बारे में भी लिखवाया है। ये जो अकबर का जो एक तरह से संरक्षक रहा था, प्रारंभिक संरक्षक बैरम खां, उसका पुत्र था, और बैरम खां की हत्या के बाद अकबर ने इसे पाल पोस कर बड़ा किया था, ठीक है। वही अब्दुल रहीम खान खाना के रूप में प्रसिद्ध होता है। मिर्जा हाकिम, ये भी अकबर का सौतेला भाई था, अकबर के टाइम पीरियड का था, इसका भी मिर्जा हाकिम का विद्रोह होता है, इसके बारे में भी मैंने आपको कॉपी में लिखवाया है। आसान प्रश्न था ये भी। अगले प्रश्न पर बढ़ें। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24। देखिए इसमें 4 स्टेटमेंट दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि कौन सा सही नहीं है। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। पहला स्टेटमेंट है, भारत में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन की टैगलाइन वसुधैव कुटुंबकम महाउपनिषद से ली गई है। बिल्कुल सही बात है। ये जो G20 आपने देखा वर्ष 2023 में, पिछले वर्ष भारत में G20 समिट हुआ था, और वहां जो टैगलाइन था वसुधैव कुटुंबकम था, और ये महाउपनिषद से लिया गया है, ठीक है। ये बिल्कुल सही बात है। दूसरा स्टेटमेंट देखो, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का आदर्श वाक्य यतो धर्मो
ततो जय, यतो धर्मस ततो जय, ये फेमस स्टेटमेंट है। और ये कहा गया है कि ये ऐतरेय उपनिषद से, नहीं नहीं ये गलत है, ये महाभारत का स्टेटमेंट है। महाभारत का स्टेटमेंट है कि जहां धर्म है वहीं विजय है, वहीं जीत है। ठीक है, ये महाभारत से लिया गया, यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यही स्टेटमेंट गलत है और यही हमारा सही उत्तर है, ऑप्शन बी। तीसरा स्टेटमेंट देख लो, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य, बचपन से हम लोग सुन रखा है सत्यमेव जयते, ये कहां से लिया गया है? ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। ठीक, और महावाक्य अहम ब्रह्मास्मि, इसके बारे में भी हमने क्लास में पढ़ा है, बृहदारण्यक उपनिषद से, जो शंकराचार्य के दार्शनिक विचार का आधार रहा था। वो जो शंकराचार्य द्वारा अद्वैत दर्शन दिया गया, उसमें क्या कहा गया? अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, कोई और अंतर नहीं है। तो ये कहां से लिया गया अहम ब्रह्मास्मि? ये लिया गया है बृहदारण्यक उपनिषद से, इसको भी ध्यान में रखिएगा आप। ठीक है, तो ये भी सही है, ये भी सही है। गलत कौन सा है? जो सुप्रीम कोर्ट का आदर्श वाक्य है वो, ये भी ध्यान में रखिएगा। कई बार मतलब ये थोड़े टाइम पहले ये विवाद की स्थिति थी कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदर्श वाक्य है वो सत्यमेव जयते है, जिसको बदल दिया गया। ऐसा आप देखोगे कुछ न्यूज में ऐसी चीजें दिख रही थी, हालांकि ये फेक न्यूज था। सुप्रीम कोर्ट का आदर्श वाक्य यही है, यतो धर्मो ततो जय, अर्थात जहां धर्म है वहीं जीत है। और ये जो है ऐतरेय उपनिषद से नहीं, महाभारत से लिया गया है, इसको ध्यान में रखना है। ठीक, बढ़े अगले प्रश्न पर। ये देखो, ये सुप्रीम कोर्ट का यतो धर्मस ततो जय आदर्श वाक्य है सुप्रीम कोर्ट का। G20 का वसुधैव कुटुंबकम, जो मैंने आपको बताया अभी, और सत्यमेव जयते जो है मुंडको उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 25 आपके स्क्रीन पर है, देखिए आप। इसमें भूदान आंदोलन के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट, 3 स्टेटमेंट दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट है, आधुनिक भारत के दौरान भूदान आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? पहला स्टेटमेंट है, भूदान आंदोलन आचार्य विनोबा भावे द्वारा प्रारंभ किया गया एक स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन था। ठीक, दूसरा स्टेटमेंट है, यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा प्रारंभ किए गए सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबद्ध था। और तीसरा है, इसे वर्तमान तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव से प्रारंभ किया गया था। ठीक है, देखते हैं। देखो, पहला स्टेटमेंट जो है, एक तो भूदान आंदोलन के संदर्भ में पूछा गया है कि भूदान आंदोलन आचार्य विनोबा भावे द्वारा प्रारंभ किया गया एक स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन था। ये बिल्कुल सही बात है, बचपन से आपने सुन रखा होगा। इसमें बहुत आपने करंट अभी जो आप मॉडर्न हिस्ट्री है उसमें भी आपने पढ़ा होगा, और ये चीजें हम स्कूल टाइम से सुन रखा होगा, निश्चित तौर पे आपने सुन रखा होगा। भूमि सुधार आंदोलन, इसमें क्या किया गया था? भूदान, नाम से ही जाहिर है, भूदान, भूमिदान, मतलब आचार्य विनोबा भावे द्वारा एक आंदोलन शुरू करवाया गया। और ये स्वतंत्र भारत का आंदोलन है, ध्यान रखना है। ये आजादी के बाद ये आंदोलन शुरू हुआ है और 1951 में ये आंदोलन शुरू हुआ था। इसके तहत ये लक्ष्य रखा गया, इसके तहत यह प्रयास किया गया कि जो बहुत, जिनके पास जमीन बहुत ज्यादा है, उनके द्वारा वो जो है जिनके पास जमीन बहुत ज्यादा है, वे स्वैच्छिक रूप से जो भूमिहीन लोग हैं उनको कुछ जमीन दान दें, जिससे कि उनको भी भूमि प्राप्त हो, उनमें एक तरह से लैंड का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो। लेकिन ये बाय फोर्स नहीं था, स्वैच्छिक आधार पे था। इस चीज को ध्यान में रखना है। भूदान मतलब भूमि का दान, स्वैच्छिक तरीके से आप भूमि का दान, आपके पास बहुत ज्यादा जमीन है, आप जो है कुछ जमीन जो है दान दीजिए, जिससे कि जो भूमिहीन लोग हैं उनको जमीन मिल सके। ठीक, ये अप्रैल, ये जो है एक डे है, आप उसको ध्यान में रखिएगा। ये 18 अप्रैल, जिसको भूदान दिवस भी बोला जाता है, तो अभी इसके कारण भी ये चर्चा में था। 18 अप्रैल 1951 को ये शुरू हुआ था, इसीलिए 18 अप्रैल को भूदान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इसी 18 अप्रैल को जो तेलंगाना, जो वर्तमान तेलंगाना राज्य है, उस समय का आंध्र प्रदेश का जो राज्य था, वहां के पोचमपल्ली गांव से एक किसान थे रामचंद्र रेड्डी, बड़े मतलब आप समझ सकते हो बड़े भूस्वामी थे। इनके द्वारा स्वैच्छिक रूप से
आचार्य विनोबा भावे के मतलब कहने पर इनके द्वारा स्वैच्छिक रूप से 100 एकड़ भूमि दान दी गई थी, और यहीं से ये आंदोलन एक तरह से समझ लो आप प्रारंभ शुरुआत मानी जाती है इसकी। तो ये नाम रामचंद्र रेड्डी का भी नाम आप ध्यान रखिएगा, कई बार अगर सवाल को थोड़ा टफ करना हो ना तो इससे आपको एक ये भी नाम दे सकता है। ठीक है, 18 अप्रैल का भी ध्यान रखिएगा, 18 अप्रैल 1951। आओ दूसरा स्टेटमेंट, यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा प्रारंभ किए गए सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबद्ध है। सविनय अवज्ञा आंदोलन से कैसे संबद्ध होगा? अभी मैं कह रहा हूं कि आजादी के बाद शुरू हुआ है, 1951 में शुरू हुआ है। सविनय अवज्ञा आंदोलन का टाइम पीरियड क्या है? 1930 से 34, सिविल डिसोबीडियंस 1930 टू 34, और हम बात कर रहे हैं भूदान आंदोलन 1951 में। तो दूसरा स्टेटमेंट तो गलत है। तीसरा स्टेटमेंट देखो, इसे वर्तमान तेलंगाना के पोच्चमपल्ली गांव, बिल्कुल सही, जो वर्तमान तेलंगाना में नालकोंडा नामक एक जिला है, उसी के पोच्चमपल्ली गांव से ये शुरू हुआ था। तो इसको भी ध्यान में आप रखिएगा। पहला और तीसरा स्टेटमेंट सही है, तो विकल्प बी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बढ़ें। ये भूदान आंदोलन से संबंधित एक चित्र है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 26, आपकी स्क्रीन पर है। इसमें पूछा गया है, 4 नाम दिया गया है और पूछा गया है कि कौन सी महिला संविधान सभा की सदस्य नहीं रही थी। देखिए प्रश्न, विभिन्न महिलाओं ने संविधान सभा की सदस्य बनकर भारतीय संविधान के प्रारूप निर्माण में योगदान दिया। निम्नलिखित में कौन उनमें से एक नहीं थी? सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी, विजयलक्ष्मी पंडित, लक्ष्मी सहगल। देखो, पिछले अनुभव की अगर हम बात करें, पिछले अनुभव में भी सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी और विजयलक्ष्मी पंडित से संबंधित प्रश्न थे। वहां भी हमने बात किया था कि ये तीनों जो थे संविधान सभा की सदस्य रही थी। ठीक है, तो स्वतः आंसर क्या हो जाएगा? लक्ष्मी सहगल हो जाएगा। देखो, जो संविधान सभा बना था इसमें कुल 15 महिलाएं थी। 15 के नाम तो आप नहीं मतलब ध्यान रख पाओगे, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है, अगर रख लो तो ज्यादा बेहतर है, लेकिन इतना जरूर ध्यान रखना कि 15 महिलाएं थी इसमें। ठीक है, ये नंबर ध्यान में। और जो फेमस महिलाएं थी जिनका कि अन्य क्षेत्रों में भी योगदान के संदर्भ में आपने पढ़ रखा है, उनके बारे में जरूर आप ध्यान में रखना। ठीक है, जैसे कि सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी, विजयलक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृता कौर, इतने कुछ जो फेमस नाम है उनको आप कोशिश करो कि आपके ध्यान में रहे। ये सभी जो है इनके बारे में, जैसा मैंने बताया कि लास्ट अनुभव में भी इन तीनों से संबंधित प्रश्न थे, उस पर भी हमने बात किया था। ये स्लाइड देखो, इसमें यही वो 15 महिलाएं हैं जो संविधान सभा की सदस्य, महिला सदस्य के रूप में चयनित हुई थी। आप चाहो तो ये स्लाइड शेयर होगा आपके साथ, आप ये 15 नाम आप ध्यान में रख सकते हो। 15 नाम देखो ध्यान में नहीं रहेगा, लेकिन अगर 1-2 बार देखो तो कुछ जो फेमस नाम है, सुचेता कृपलानी, राजकुमारी अमृता कौर, सरोजनी नायडू, ठीक है, इस तरह का आप नाम थोड़ा ध्यान में रखने का प्रयास करेंगे। लीला रॉय, ठीक है, कोशिश करोगे तो चीजें ध्यान में रह सकती है। बट इतना जरूर ध्यान में रखना कि कुल 15 महिला सदस्य थी। ये जो लक्ष्मी सहगल रही हैं, इनके बारे में भी आपने पढ़ा होगा कि ये आईएनए से संबंधित थे, जो आजाद हिंद फौज था उससे संबंधित थी। उसका जो महिलाओं से संबंधित जो सेना, महिलाओं से संबंधित जो दल था उसकी प्रमुख रही थी, और आगे चलकर मतलब लंबे समय तक ये सक्रिय राजनीति से बाहर ही रही थी। और आगे चलकर आप देखोगे 2002 में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, जिस साल आपको एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति बने थे, तो उस समय उसी साल ये भी राष्ट्रपति की उम्मीदवार रही थी। जो वामपंथी दल हैं उनके उनकी ओर से इन्हें मतलब जो है राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया गया था। हालांकि ये हार गई थी, बट सक्रिय राजनीति में एक एग्जाम्पल मिलता है, तो आप ये भी ध्यान रख सकते हैं लक्ष्मी सहगल के बारे में। ठीक, अगले प्रश्न पर आओ। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 27। इसमें पूछा गया है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कायोत्सर्ग का सर्वोत्तम वर्णन करता है। ठीक है, देखो,
कायोत्सर्ग जो है, अगर आपने जैनिज्म के बारे में थोड़ा सा पढ़ा होगा तो कायोत्सर्ग की चर्चा आपको वहां मिली होगी। कायोत्सर्ग जो है एक प्रकार का मतलब शरीर को, मतलब समझो शरीर को कष्ट देने या शरीर के प्रति जो मोह है, आसक्ति है, उसको त्यागने की स्थिति को दर्शाता है। ठीक है, आपने बाहुबली की प्रतिमा देखी होगी। यहाँ देखो, ये जो बाहुबली की प्रतिमा है, ये जिस मुद्रा में है, ये कायोत्सर्ग मुद्रा में ही है। ठीक है, तो जो विकल्प है इसमें देखो, विकल्प सी देखो, जैन धर्म संबंधित शरीर के प्रति उदासीनता की स्थिति दर्शाने वाली एक मुद्रा है, यही सही उत्तर है। जैन दर्शन में या जैन धर्म से संबंधित आप समझ लो एक पोस्चर है कायोत्सर्ग, जिसमें शरीर के प्रति जो आपका लगाव है, आसक्ति है, उसको दर्शाता है। मतलब उस शरीर के प्रति जो आसक्ति है उसको त्यागने को दर्शाता है, यानी कि एक प्रकार से शरीर के परित्याग, शरीर के प्रति का जो, शरीर के प्रति जो आपका मोह है उसके परित्याग को इंगित करता है। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा, कायोत्सर्ग। ठीक है, अगले प्रश्न पर, और ये इमेज भी ध्यान में रखिएगा, कभी अगर सवाल इस तरह से पूछ ले कि ये जो बाहुबली की प्रतिमा है, जो सबसे बड़ी प्रतिमा है, उसमें वो कौन सी मुद्रा में है, तो ये भी कायोत्सर्ग मुद्रा में ही है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 28, आपकी स्क्रीन पर है, देखिए। इसमें कुछ राजवंश हैं और पूछा गया है कि इनका क्रोनोलॉजी क्या है, काल क्रमानुसार इसको अरेंज करना है। 4 राजवंश दिए गए हैं, मैत्रक, वाकाटक, इक्ष्वाकु और चालुक्य। ठीक है, आपसे पूछा गया है कि कौन क्रोनोलॉजी में कौन सबसे पहले आया, फिर कौन आया, फिर कौन आया। देखो, अगर हम इसकी बात करें, चालुक्यों की बात करें, तो इतना तो आप समझ लोगे कि चालुक्य जो है इक्ष्वाकु वाकाटक से मतलब के बाद ही आएंगे। ठीक है, इक्ष्वाकु, हमने चालुक्यों के बारे में हम अधिकांशतः गुप्तोत्तर काल में पढ़ते हैं। आप देखोगे कि एक फेमस स्टेटमेंट है कि 550 ईस्वी से 750 ईस्वी या उसके बाद का जो टाइम पीरियड है, वो शिफ्ट हो जाता है उत्तर भारत से दक्षिण भारत। अधिक सशक्त राजनीतिक स्थिति हमें दक्षिण भारत में दिखती है, वहां पल्लव और चालुक्य के बारे में हम पढ़ते हैं। तो ये टाइम पीरियड उसी के संदर्भ में उसी को इंगित करता है। और वाकाटक और इक्ष्वाकु जो हैं, इसके बारे में आपने इतना तो जरूर आपके ध्यान में होगा कि ये या तो गुप्ता से पहले रहे हैं या गुप्ता के साथ साथ रहे हैं। ठीक है, देखो, अब इसमें मतलब इतना, मतलब मैं मानकर चल रहा हूं कि इतना बेसिक इंफॉर्मेशन आपको होना चाहिए, होगा आपके पास। तो चालुक्य इसमें सबसे आखिरी में दिखेंगे और इक्ष्वाकु और वाकाटक के संदर्भ में जो है, मतलब इक्ष्वाकु और वाकाटक के बाद ही होंगे चालुक्य, इतना पता होना चाहिए। तो एक ही विकल्प आपको दिखता है, विकल्प बी देखोगे तो आपको कि इसमें चालुक्य जो है सबसे आखिर में दिखाया गया है, इक्ष्वाकु और वाकाटक के बाद दिखाया गया है। उत्तर हम इतने से इंफॉर्मेशन से भी निकाल सकते हैं अगर आपको इतना भी पता था, लेकिन हम थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। और इसके बारे में आपने पढ़ा होगा, इक्ष्वाकु वाकाटक के बारे में भी पढ़ा होगा। जो आंध्र प्रदेश का क्षेत्र है, यहां मौर्योत्तर काल में आप देखोगे सातवाहन आएंगे सबसे पहले। ठीक है, सातवाहन वंश, आंध्र सातवाहन भी कहते हैं। इसी क्षेत्र में सातवाहनों के बाद इक्ष्वाकु आएंगे, और ये जो टाइम पीरियड होगा इक्ष्वाकु, ये लगभग आप समझ लो शताब्दी की प्रारंभिक शताब्दियों में, पहली शताब्दी के आसपास, पहली दूसरी शताब्दी के आसपास जो टाइम पीरियड होगा वो इक्ष्वाकु का होगा। और इससे मतलब ठीक बात देखो, इक्ष्वाकु और वाकाटक में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। इक्ष्वाकु के थोड़े टाइम बाद ही वाकाटक आपको दिखेंगे। ठीक है, जो आज का पश्चिमी भारत का क्षेत्र है, दक्कन का क्षेत्र और पश्चिमी भारत जो महाराष्ट्र का क्षेत्र है बेसिकली, आप उसमें देखोगे ये आपको आंध्रा के क्षेत्र में आप इसको देख सकते हो, और इसको वाकाटक को आप महाराष्ट्र के क्षेत्र में देख सकते हो। ठीक है, और ये आप देखोगे गुप्तों के समकालीन भी रहेंगे, गुप्तों के समकालीन, गुप्तों से पहले आएंगे और गुप्तों के साथ भी रहेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना, गुप्तों से पहले है इनका एग्जिस्टेंस, ये भी दूसरी तीसरी शताब्दी के आसपास ये आ जाएंगे आपको। ठीक है, और गुप्तों के समकालीन रहेंगे। मैत्रक की अगर हम बात करें तो ये आपको 5वीं सदी के आसपास
देखेंगे गुजरात क्षेत्र में देखेंगे, गुजरात में एक जगह है, आप बहुत ही फेमस शैक्षणिक केंद्र भी रहा था, वल्लभी। इसी क्षेत्र में, वल्लभी के क्षेत्र में ही ये मैत्रक का राजवंश आएगा, तो इसको भी आप ध्यान में रख लीजिएगा। और चालुक्य जो है, आपको ये जो आज का कर्नाटक का क्षेत्र है, आप समझ लो वहीं पे, वहीं से ओरिजिन होगा, और ये 6वीं शताब्दी से लेके 12वीं शताब्दी तक इसका एग्जिस्टेंस रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हो गए इक्ष्वाकु 3, फिर वाकाटक 2, फिर मैत्रक, और सबसे आखिर में चालुक्य। देखो, जब भी आप बहुत जो फेमस राजवंश हैं जिनके बारे में इतिहास, अभी तक के जो इतिहास लेखन है उसमें, फेमस कहने से मेरा तात्पर्य है जिनके बारे में इतिहास में हमें काफी जानकारियां मिलती है हमारे टेक्स्ट बुक में, उसके बारे में तो आप डिटेल में पढ़ते ही हो। जिनके बारे में थोड़ा आमतौर पे थोड़ा अवॉइड कर देते हो आप, उसके बारे में भी 3 चीज जरूर ध्यान रखना। जितना चीज मैंने यहां मेंशन किया है, किसी भी राजवंश के संदर्भ में आप 3 चीज जरूर से ध्यान में रखना। कोई भी, ये एक मैं बना दे रहा हूं, कोई भी राजवंश है ना, तो सबसे पहला तो समय ध्यान रखना, समय काल, टाइम पीरियड क्या है इनका, ये ध्यान रखना। क्षेत्र ध्यान रखना, कौन से रीजन में है। ठीक है, अधिकांश सवाल आपके इसी दोनों से हो जाएंगे। और अगर कोई प्रसिद्ध शासक हुआ है, एक आध का भी नाम आप ध्यान रख सकते हो। संस्थापक का जरूर ध्यान में कोशिश करना, संस्थापक और प्रसिद्ध शासक, बस नाम भी ध्यान में रख लोगे तो आप बाकी चीजें मैनेज कर लोगे। जितने भी राजवंश हैं प्राचीन काल से लेकर मध्यकालीन भारतीय इतिहास तक, आमतौर पे जिनके बारे में हम बहुत डिटेल में नहीं पढ़ते हैं, उनके बारे में आप समय काल, क्षेत्र और संस्थापक कौन रहते और प्रसिद्ध शासक, इतना बात आप जरूर ध्यान में रखने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रश्न संख्या 28। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 67। देखिए आपके स्क्रीन पर है। इसमें जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसकी लिपि से संबंधित कुछ स्टेटमेंट दिया गया है। पढ़िए, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है जो आईबीसी लिपि है, इंडस वैली सिविलाइजेशन लिपि, वो एक चित्रात्मक लिपि थी जिसमें लगभग 400 चिन्ह थे। ठीक है, पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता में बुस्ट्रोफेडन शैली की लिपि का प्रयोग किया जाता था। ठीक, तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता लिपि को सबसे पहले अलेक्जेंडर कनिंघम ने पढ़ा था। और चौथा है इंडस वैली सिविलाइजेशन लिपि मुहरों, बर्तनों के किनारों और आभूषणों में पाई जाती है। आपसे पूछा गया है कौन कौन सा कथन सही है। देखो, और कुछ नहीं पता है, हालांकि चारों के चारों स्टेटमेंट बहुत ही हलवा टाइप, बहुत ही बच्चा वाला स्टेटमेंट है। ठीक है, लेकिन आपको कुछ नहीं पता है। मैं मानकर चल रहा हूं कि आपको मान लो बहुत ज्यादा कुछ नहीं पता है इसके बारे में। इतना तो पता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की लिपि आज तक मान्य ढंग से पढ़ी नहीं गई है। लिपि पढ़ी, जब भी कभी भी ऐसा स्टेटमेंट आ जाए कि सिंधु घाटी की लिपि को उसने पढ़ लिया, इसने पढ़ लिया, नहीं, आपने कहीं सुना है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की लिपि पढ़ी गई है? मान्य तरीके से नहीं पढ़ी गई है। मतलब ऐसा कोई भी अभी तक किसी के द्वारा भी इसको डिसाइफर नहीं किया गया है जिसको सब लोगों ने स्वीकार किया हो, यानी कि अभी तक इसको पढ़ा नहीं गया है। अगर इस तरह से स्टेटमेंट आए कि अभी तक सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को नहीं पढ़ा गया, तो इसको सही मानना है। किसी ने पढ़ लिया इस तरह का स्टेटमेंट है, इसका मतलब कि वो स्टेटमेंट तो निश्चित तौर पर गलत है। स्टेटमेंट 3 आओ, आईबीसी लिपि को सबसे पहले अलेक्जेंडर कनिंघम ने पढ़ा था। गलत बात है भाई, अभी तक किसी ने नहीं पढ़ा है तो अलेक्जेंडर कनिंघम कहां से पढ़ लेंगे। अलेक्जेंडर कनिंघम एक बहुत ही प्रसिद्ध, ब्रिटिश काल में एक प्रसिद्ध जो पुरातत्वविद रहे थे भारत के, और भारत के इतिहास की पुनर्रचना में इनकी भूमिका महत्वपूर्ण रहती है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के भी, मतलब आप समझ लो, उत्खनन वगैरह में इनकी भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है, इनकी मतलब इनकी खोज महत्वपूर्ण मानी जाती है। लेकिन लिपि को तो अभी तक किसी ने नहीं पढ़ा है, तो ये कहां से पढ़ लेंगे? ये वाला स्टेटमेंट गलत है। अब देखो, तीसरा स्टेटमेंट गलत है, ऐसा कौन सा विकल्प है? सी नहीं हो सकता है, इसमें भी तीसरा है, डी नहीं हो सकता है, ए नहीं हो सकता। आंसर हमारा सिर्फ एक बेसिक इंफॉर्मेशन से, मतलब मुश्किल से 15 सेकंड में आप इस आंसर को निकाल सकते थे। क्वेश्चन पढ़ने के बाद हार्डली आपको 15 सेकंड भी नहीं लगता, भाई ये स्टेटमेंट तो निश्चित तौर पे गलत होगा, और ये गलत है, तो आंसर आ गया हमारा। ठीक, वापस से अन्य स्टेटमेंट्स पर आते हैं।
पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि आईबीसी लिपि एक चित्रात्मक पिक्टोग्राफिक थी जिसमें लगभग 400 चिन्ह थे। बिल्कुल सही बात है। पिक्टोग्राफी, ये देखो, चित्रात्मक लिपि है, मतलब चित्रों का प्रयोग किया गया है लिपि के लिए, और कम मतलब मिनिमम इसमें बताया जाता है कि 400 के आसपास शब्द थे इसमें। ये देख रहे हो, सील मुहरों पे जो है विभिन्न प्रकार की जो लिपि के अक्षर हैं उसका प्रयोग किया गया है। ठीक है, ये मुहरों पे, सील पे प्रयोग किया गया है। ठीक, वापस आओ स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा, सिंधु घाटी सभ्यता में बुस्ट्रोफेडन शैली की लिपि का प्रयोग किया जाता था। यह भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। बुस्ट्रोफेडन मतलब क्या होता है? बुस्ट्रोफेडन आमतौर पे जैसे हम लोग लिखते हैं, अभी मान लो मैं लिख रहा हूं यहां पे, ये एक कॉपी है, तो मैं कहां से लिख रहा हूं? लेफ्ट टू राइट। सपोज करो मैं लिख रहा हूं कुछ भी, तो लेफ्ट टू राइट लिख रहा हूं, फिर लेफ्ट आता हूं, फिर राइट आता हूं, फिर लेफ्ट आता हूं। कुछ लिपि होती है जो राइट टू लेफ्ट लिखा जाता है, पहले राइट लिखा फिर लेफ्ट, राइट लिखा लेफ्ट। बुस्ट्रोफेडन का लिपि कहने का मतलब हुआ कि पहले लेफ्ट टू राइट, फिर यहां राइट पहुंचे, फिर राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। मतलब समझो कि ऐसे 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 ऐसे, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, इस तरह से लिखा जाता है। यही हुआ बुस्ट्रोफेडन कहने का मतलब। ये वाला देखो, देख रहे हो, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, इस तरह से होता है। ठीक, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। चौथा स्टेटमेंट देखो, आईबीसी लिपि मुहरों, बर्तनों के किनारों और आभूषणों पर पाई गई। अभी दिखाया मैंने आपको, जो पिछला स्लाइड था इसमें दिखाया मैंने कि मुहरों पे दिखा है, ये देखो बर्तनों पे दिखा है आपको, पोट्री वगैरह पे दिखता है, आभूषणों पर दिखता है। ठीक है, फेमस एग्जाम्पल है, जितने भी मतलब सिंधु घाटी से बहुत सारे ऐसे प्रमाण मिले हैं जो अलग अलग बर्तनों पे, अलग अलग आभूषणों पे, अलग अलग मुहरें जो मिली है उस पर इस पिक्टोग्राफिक जो स्क्रिप्ट है, जो चित्रात्मक लिपि है, उसका प्रयोग किया गया है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। आंसर हमने पहले ही निकाल लिया, 1 2 4 सही है, 3 गलत है। विकल्प बी आपका सही उत्तर होगा। अगला सवाल देखो, प्रश्न संख्या 68। ये पूछा है आपसे कि जो स्वदेशी आंदोलन के दौरान भारतीयों की प्रतिक्रिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। स्वदेशी आंदोलन संबंधित 3 स्टेटमेंट दिया गया, आपसे पूछा गया कौन से स्टेटमेंट सही हैं। पहला स्टेटमेंट है, अश्विनी कुमार दत्त की स्वदेश बांधव समिति ने अपने आंदोलन में बारिसल के मुस्लिम किसानों का नेतृत्व किया। ध्यान रखना, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अश्विनी कुमार दत्त बहुत ही फेमस बंगाल के मतलब एक राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े व्यक्तित्व रहे, और इनके द्वारा स्वदेश बांधव समिति, ये दोनों बात सही है। आपको आपको थोड़ा सा डाउट हो सकता, बारिसल के बारे में भी आपको पता होगा कि बारिसल से संबंधित रहे थे, लेकिन जो आखिरी में दिया गया है मुस्लिम किसानों का नेतृत्व किया, यहां हो सकता है आपको कंफ्यूजन हुआ होगा। अगर हुआ है आपको कंफ्यूजन, तो यहीं के यहीं दूर कर लो। बहुत ही एक इंपॉर्टेंट इवेंट रहा था। आमतौर पे जो बंगाल का विभाजन किया गया था, जो हिंदू मुस्लिम के बीच में, जो बंगाल वैमनस्य फैलाने के लिए, मतलब आप देखोगे जो बंगाल विभाजन 1905 का हुआ कर्जन के द्वारा, मूल पर्पस क्या था? इसका मूल पर्पस था, घोषित रूप से अंग्रेजों द्वारा कहा गया कि भैया जो प्रशासनिक समस्या है उसको खत्म करना है, उस प्रशासनिक सुविधा के लिए किया गया है। लेकिन मूल पर्पस क्या था? जो राष्ट्रीय आंदोलन जिसका गढ़ था बंगाल, उसको कमजोर करना है, और बंगाल का विभाजन इस तरह से कर दिया जाए कि मतलब जो पूर्वी बंगाल है उसमें हिंदू अल्पसंख्यक हो जाए, जो पश्चिमी बंगाल है उसमें जो बंगाली स्पीकिंग हिंदू है, बंगाली भाषी हिंदू है, वो अल्पसंख्यक हो जाए। तो इस तरह से मतलब भाषाई आधार पे भी और धार्मिक आधार पे भी बंटवारा का प्रयास किया गया। और इसके मतलब समझ लो कि इसके प्रतिरोध में, इसके विरोध में कई सारे इवेंट्स हुए। उसमें जो ये स्वदेश बांधव समिति रही, इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही, और हिंदू मुस्लिम एकता को एक तरह से इंगित करने के लिए जो बारिसाल में था, किसानों, मुस्लिम किसानों का नेतृत्व प्रदान किया, और काफी मतलब मुखरता से, पुरजोर तरीके से इसका विरोध किया गया। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट देखो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1905 के बनारस अधिवेशन में, 1905 के बनारस अधिवेशन में स्वराज को भारत के राजनीतिक प्रयासों का लक्ष्य घोषित किया गया। गलत।
आपने 1905 और 1906 और 1907 तीनों जो कांग्रेस के अधिवेशन है, इसके बारे में आपने काफी डिटेल में पढ़ा होगा आराम से। मुझे कोई डाउट नहीं है कि आपको इस स्टेटमेंट में किसी को दिक्कत हुआ होगा। काफी डिटेल में हम पढ़ते हैं इसके बारे में। 1905 में कांग्रेस का अधिवेशन जो है बनारस अधिवेशन होता है। अध्यक्ष कौन रहते हैं? अध्यक्ष रहते हैं इस अधिवेशन में गोपाल कृष्ण गोखले। नरमपंथी विवाद यहीं से चालू रहता है, गोपाल कृष्ण गोखले। और इनके द्वारा जो है जो स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन है कांग्रेस द्वारा, उसको सहमति दी जाती है, मतलब कांग्रेस द्वारा स्वीकार किया जाता है। यहां पे ये इंपॉर्टेंट था, स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन को स्वीकृति, स्वदेशी आंदोलन को स्वीकृति। ठीक है। इसके ठीक अगले साल जो 1906 का अधिवेशन था, 1905 के 1906 का अधिवेशन था, ये कलकत्ता अधिवेशन हुआ था और ये दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ था। और इसमें स्वराज को स्वीकृति मिली थी, स्वराज को अपनाया गया था, भारत के राजनीतिक प्रयासों का लक्ष्य घोषित किया गया था। 1905 में नहीं, 1905 में जो स्वदेशी आंदोलन है उसको सहमति प्रदान की गई थी कांग्रेस द्वारा। अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष का भी नाम ध्यान में रखिएगा, गोपाल कृष्ण गोखले। और 1906 का जो आंदोलन था, इसमें 1906 का जो कांग्रेस का सेशन था, सत्र था, इसमें दादा भाई नौरोजी द्वारा कलकत्ता में स्वराज को लक्ष्य घोषित किया गया। तो ये वाला स्टेटमेंट तो गलत है। तीसरा स्टेटमेंट देखो, स्वदेश गीतांगल सुब्रमण्यम भारती द्वारा तमिल में रचित राष्ट्रवादी गीतों का एक संग्रह था। बिल्कुल सही। जो सुब्रमण्यम भारती हैं, ये एक प्रसिद्ध मतलब राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े व्यक्तित्व रहे और इनके मतलब राष्ट्रीय गीतों का मतलब समझ लो देशभक्ति गीतों का एक संग्रह है, उस तमिल में देशभक्ति गीतों का संग्रह है जिसका नाम है स्वदेश गीतांगल। ये भी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। तुलनात्मक रूप से आपने सुब्रमण्यम भारती के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन मुझे लग रहा है बहुत जो आम तौर पे लोग बच्चे पढ़ते हैं वो यहां मिस कर जाते हैं स्वदेश गीतांगल। तो ये स्वदेश गीतांगल भी ध्यान में रखिएगा, सुब्रमण्यम भारती के गीतों का एक संकलन है तमिल में। ठीक है, तो ये भी सही है, पहला और तीसरा सही है, विकल्प बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। स्पष्ट है? अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 69। इसमें एक पैराग्राफ दिया गया है और आपसे पूछा गया है किसके बारे में ये बातें कही जा रही है। इसमें कहा है इन्हें दूसरा बुद्ध भी माना जाता है। ये 8वीं सदी के प्रसिद्ध बौद्ध रहस्यवादी थे। ये तिब्बती बौद्ध धर्म के संस्थापकों में से एक हैं और इन्हें हिमालयी क्षेत्र में बौद्ध धर्म के प्रसार का श्रेय दिया जाता है। हाल ही में बिहार के नालंदा में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ द्वारा इनके जीवन और विरासत पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था। उपर्युक्त गद्यांश निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व का वर्णन किया गया है? देखो कई सारी बातें की गई है, अगर आपने करंट में पढ़ा होगा तो इससे भी पकड़ सकते हो। बिहार के नालंदा में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ में इनके जीवन और विरासत पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। ठीक है, सपोज करो आपको ये चीजें ध्यान में नहीं थी और पढ़ो 8वीं शताब्दी के प्रसिद्ध बौद्ध रहस्यवादी। ठीक, अब देखो नागार्जुन और अश्वघोष आपने पढ़ा होगा, ये दोनों जो हैं ये 8वीं सदी में तो नहीं हुए हैं, इतना तो आपको ध्यान में आ रहा होगा। ये पहली दूसरी, बहुत ज्यादा एब्सोल्यूट आपको टाइम पीरियड नहीं ध्यान में हो, लेकिन आप इतना तो पकड़ सकते हो कि यार ये पहली दूसरी सदी में के आसपास की बातें हैं, इतना डिले नहीं होगा, 8वीं सदी में ये नहीं होंगे। ठीक है, तो इस चीज से आप ये दोनों तो इलिमिनेट हो जाएगा, नागार्जुन भी नहीं होंगे, अश्वघोष भी नहीं होंगे। बाकी फिर लोकेश्वर के बारे में भी आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, तो लोकेश्वर को भी आप इलिमिनेट कर सकते हो टाइम पीरियड के आधार पे। और दूसरा चीज जो ये कह रहे हैं हिमालयी क्षेत्रों में, देखो केवल तिब्बत में नहीं, तिब्बत के अतिरिक्त नेपाल में, भूटान में और भारत का जो हिमालयी क्षेत्र है उसमें भी मतलब बौद्ध धर्म के प्रसार में इनकी भूमिका महत्वपूर्ण रही थी। और एक बौद्ध धर्म का एक मतलब शाखा आप समझ सकते हो तंत्रवाद के रूप में, मतलब तंत्रवाद का प्रभाव रहता है इस टाइम पीरियड में, जो पूर्व मध्यकाल का टाइम पीरियड रहा, महत्वपूर्ण रहेगा। और ये जो गुरु पद्म संभव है, ये पूरा जो पैराग्राफ में बातें की गई है ये इन्हीं के बारे में की गई है। ये बाकी जो है ये महायान शाखा से संबंधित रहेंगे। ठीक है, ये पद्म संभव जो रहेंगे ये वज्रयान या तंत्रवाद से संबंधित रहेंगे, तो थोड़ा उस हिसाब से भी आप जोड़कर समझ सकते हो। ठीक है,
अगर नहीं ध्यान में हो तो थोड़ा सा आप करंट के हिसाब से इस को ध्यान में रखना, मे बी ये पूछा जा सकता है गुरु पद्म संभव के बारे में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 70। इसमें भारतीय मंदिरों से संबद्ध शानदार वास्तुशिल्प कलाकृतियों के संदर्भ में एक मैचिंग दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि कौन से मैचिंग सही है। ठीक है, अब देखो इसमें आपको याद होना चाहिए, आपके पास और कोई विकल्प है नहीं। जो पहला वाला है लटकते स्तंभ, लटकते हुए स्तंभ, लेपाक्षी मंदिर, मैंने ये मतलब लिखवाया है आपको लेपाक्षी टेम्पल के बारे में। हम विजयनगर काल के इतिहास के बारे में बात कर रहे थे तो मैंने इसके बारे में चर्चा की है। एज इट इज ये क्लास से संबंधित है, आपकी कॉपी में इसके बारे में चर्चा है। ये जो वर्तमान आंध्र प्रदेश का क्षेत्र है वहीं पे ये मंदिर है और भगवान वीरभद्र को, लेपाक्षी मंदिर जो है भगवान वीरभद्र को शिव के एक रूप माने जाते हैं, उनको समर्पित है। लेपाक्षी एक जगह है, वहीं पे स्थित ये मंदिर है, लेपाक्षी मंदिर। दूसरा जो है संगीतमय सीढ़ियां, एरावतेश्वर, ये भी आपको एरावतेश्वर मंदिर, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए, मतलब इसके बारे में भी बात होती है, चर्चित है। ये तमिलनाडु के क्षेत्र में है और ये भी सही है। ठीक है, तीसरा जो है संगीतमय स्तंभ विजय विठल मंदिर, ये हम्पी में, ये भी मैंने एज इट इज लिखवाया है। ठीक है, एज इट इज वहीं से, मतलब जो मैंने आपको लिखवाया था लगभग लगभग वहीं से ये सवाल पूछा गया है। और चौथा है 1000 स्तंभों वाला मंदिर रुद्रेश्वर स्वामी मंदिर, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इसमें चारों जो हैं सही है, विकल्प चारों विकल्प सही है, जो चारों मैचिंग है वो सही है। विकल्प डी जो है 1 2 3 और 4, वो चारों मतलब चारों जो हैं वो सही है, वही उत्तर होगा। तो जो विभिन्न मंदिर आपने आर्ट एंड कल्चर के खंड में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, अलग अलग मंदिरों के, इस काल के जो मंदिर जो विशेष करके पूर्व मध्यकाल से लेकर मध्यकाल के जो मंदिर स्थापत्य हैं उनकी विशेषताओं पे थोड़ा स्पेशल फोकस करिएगा। और विशेष करके अगर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है या टेंटेटिव लिस्ट में है तो थोड़ा एटलीस्ट उसकी कुछ जो फेमस विशेषताएं हैं उसको आप ध्यान में रखिएगा, वहां से सवाल पूछे जाने की संभावना रहती है। ये देखो यही है हैंगिंग पिलर्स, जो लटकता स्तंभ है, जो पहला ये है आपका लटकते हुए स्तंभ, लेपाक्षी मंदिर कहा हैंगिंग पिलर्स है। आप कुछ वीडियो वगैरह देखिएगा तो आप देखिएगा पिलर्स जो है लिटरली वो हैंगिंग पिलर के रूप में है। तो थोड़ा आप इसको एक बार देख सकते हैं, यूट्यूब वगैरह पे भी आप देख सकते हैं इसको। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 71। इसमें पूछा गया है कायकवे कैलासा और दसोहा भारतीय इतिहास में निम्नलिखित में किस व्यक्तित्व से संबद्ध दर्शन है? संत कबीर, श्री नारायण गुरु, आदि शंकराचार्य, भगवान बसवन्ना। सही उत्तर होगा भगवान बसवन्ना। ठीक है, अगर जो आपने पढ़ा होगा थोड़ा, मतलब जो बसेश्वर या भगवान बसवन्ना है करंट में अभी चर्चा में रहा था, जो मन की बात है उसमें भी चर्चा की गई थी और राष्ट्रपति द्वारा भी, जो राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं उनके द्वारा भी भगवान बसेश्वर या बसवन्ना के बारे में चर्चा की गई थी। इसीलिए करंट में इसका संदर्भ बन गया और यहां से सवाल पूछा गया है आपसे। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है। काय कवे कैलासा का मतलब होता है आपका जो कर्म है ना, कर्तव्य या कर्म, वही कैलाश है। कर्तव्य या कर्म वही कैलाश है। अपने आप में बहुत ही शानदार फिलॉसफी है, मतलब कर्म ही पूजा है, उसी तरह से जो आपका काम है वही कैलाश है। और ये जो भगवान बसवन्ना रहेंगे ये संबंधित किससे रहेंगे? हमने काफी डिटेल में भगवान बसवन्ना के बारे में भी पढ़ा है, याद करो। मैंने आपको लिखवाया है कि कर्नाटक क्षेत्र में लिंगायत और वीरशैव, लिंगायत वीरशैव से वीरशैव आंदोलन से संबंधित उसके पायोनियर फिगर होंगे ये भगवान बसवन्ना। ठीक है, भगवान शिव की आराधना से संबंधित रहेंगे लिंगायत। और भक्ति, एक तरह से समझ लो कि आप भक्ति आंदोलन के साथ ही हमने इनके बारे में भी पढ़ा था। ठीक है, कर्नाटक क्षेत्र में अक्का महादेवी, अल्लमा प्रभु और बसवन्ना के बारे में तो आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। और हमेशा आप देखोगे कि कुछ राजनीतिक कारणों से भी, कुछ अन्य कारणों से भी चर्चा में रहते हैं। एनसीईआरटी में भी ठीक ठाक स्पेस दिया गया है इनको, तो आप उस हिसाब से आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है
और कभी भी ये सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, ये दसोहा भी जो है इन्हीं की फिलॉसफी है। दसोहा से तात्पर्य है कि जो भी आपका मतलब आपके पास जो भी अर्निंग्स है ना, उस जो भी आपकी सेविंग्स है, अर्निंग्स है, उसका प्रयोग आप जरूरतमंदों की सेवा में करिए। ठीक है, मतलब एक तरह से ये भी बहुत ही शानदार फिलॉसफी है कि दूसरों की सेवा में खुद को समर्पित कर देना। ठीक है, कर्म ही कैलाश है, मतलब भगवान शिव का जो घर है कैलाश, कर्म, अगर आप कर्म कर रहे हैं तो वो वही आपको कैलाश तक पहुंचा रहा है। और जो आपके मतलब जो आपका जीवन होना चाहिए, दूसरों की सेवा के प्रति समर्पित होना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा, करंट में चर्चा में रहा है, पूछा जा सकता है आपसे सवाल। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 72, अमीर खुसरो। कई बार मैंने आपसे कहा कि अमीर खुसरो के मतलब जब भी हमने बात किया मेडिएवल हिस्ट्री में, इस सत्र में मैंने आपको कहा है कि अमीर खुसरो पे प्रश्न संभावित है। ठीक है, क्यों संभावित है? कि प्रधानमंत्री जी द्वारा इनके नाम की चर्चा की गई है अलग अलग संदर्भों में। आप देखोगे जो प्रधानमंत्री का इंस्टाग्राम हैंडल है, वहां पे भी अमीर खुसरो की चर्चा की गई है। तो संभव है कि सवाल यूपीएससी आपसे बना दे। उसी के संदर्भ में आपसे अमीर खुसरो पे कुछ स्टेटमेंट दिया गया, पूछा गया कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला है, उन्होंने अपनी पुस्तक नूह सिपीहर में भारत की जलवायु की प्रशंसा की है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। नूह सिपीहर याद करो, मैंने लिखवाया, मैंने आपको हैंड आउट दिया है। अभी मैं अगले स्लाइड में, क्लास में आपको हैंड आउट डिस्ट्रीब्यूट करवाया था, अगले स्लाइड में वो हैंड आउट मैं आपको दिखा दूंगा। एज इट इज ये लाइन वहीं से उठाया हुआ है, तो आप, ये भी सही है पहला स्टेटमेंट। दूसरा देखो, ऐसा माना जाता है कि उन्होंने संगीत वाद्य यंत्र सितार का आविष्कार किया, ये भी बिल्कुल सही बात है। और तीसरा है, मुगल सम्राट बाबर के समकालीन थे। बाबर के समकालीन तो नहीं थे, दिल्ली सल्तनत से संबंधित रहे हैं। ठीक है, तो बाबर के समकालीन कैसे हो जाएंगे? दिल्ली सल्तनत के थे। और मैंने आपको यह भी बताया था, लिखवाया भी है अलग से, कि कम से कम दिल्ली सल्तनत के 7 सुल्तानों से संबंधित रहे थे। इनका टाइम पीरियड जो है, कम से कम 7 सुल्तान, इन्होंने अपने पूरे जीवन काल में दिल्ली सल्तनत के कम से कम 7 सुल्तानों को देखा। बलबन से शुरू करके, बलबन के काल में ही इनके साहित्यिक जीवन की शुरुआत होगी, और एमबीटी के काल, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पीरियड तक को इन्होंने देखा है। 1252 53, कहीं कहीं पे 1252 टू 53, कहीं 52 होता है, कहीं 53 मिल जाता है। 1252 से 53 के बीच का इनका टाइम मतलब जन्म माना जाता है उत्तर प्रदेश के पटियाली में। और जो इनकी मृत्यु है वो 1325 में मानी जाती है। जो निजामुद्दीन औलिया रहे हैं, जो दिल्ली में जो दरगाह है सूफी संत की, निजामुद्दीन औलिया के शिष्य रहे थे। और कहा जाता है कि जिस दिन निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु हुई, उसके अगले ही दिन इनकी भी मृत्यु हो गई, अमीर खुसरो की भी मृत्यु हो गई। ठीक है, अमीर खुसरो के बारे में आप ज्यादा पढ़ना चाहते हैं, क्यों इंपॉर्टेंट है अमीर खुसरो इस वर्ष 2025 के आपके प्रीलिम्स के लिए। तो यहां मैंने लगभग जो भी संभावित चीजें हो सकती थी, एज इट इज स्लाइड मैंने आपके साथ क्लास में भी शेयर किया है, वही मैंने आपसे यहां भी शेयर कर दिया है। जन्म 1552 से 53, उत्तर प्रदेश के कासगंज के पटियाली गांव में। ध्यान रखना है, कवि, लेखक, इतिहासकार, स्वयं को तूतीय हिंद, हिंद का तोता कहा, पहला मुसलमान जिसने स्वयं को भारतीय कहा है। मैं तुर्की, खुद उनका स्टेटमेंट है, मैं तुर्की भारतीय जो हिंदवी बोलता हूं। खड़ी बोली के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका रही, निजामुद्दीन औलिया के शिष्य रहे, दोनों ने 7 या अधिक सुल्तानों का काल देखा। ठीक है, अमीर खुसरो बलबन से शुरू होगा इसका, और देखोगे आप एमबीटी तक मृत्यु, अभी मैंने बता दिया। अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक शाह खिलजी, सबके टाइम पीरियड में ये रहेंगे। नवीन फारसी काव्य शैली सबके हिंदी या हिंदुस्तानी शैली का जन्मदाता माना जाता है। रचनाओं में भारतीय पर्यावरण महत्वपूर्ण तथ्य है। एज इट इज कॉपी से सवाल में क्या है, एक किताब का नाम दे दिया गया, नूह सिपीहर। ठीक है, भारत की जलवायु की प्रशंसा की है। ये जो आपको भारतीय पर्यावरण के संदर्भ में इनकी रचनाओं में भारतीय पर्यावरण महत्वपूर्ण तत्व रहा है, इसको ध्यान में रखिएगा। नूह स्पीयर की भी अगले स्लाइड में चर्चा है। 1325 में मृत्यु, जिस साल एमबीटी ने सत्ता संभाली। ठीक है, वही बात जो जिस दिन निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु हुई, उसके अगले दिन इनकी भी मृत्यु। इनकी प्रमुख रचनाएं, सबसे प्रमुख रचनाएं तारीखे अलाई, जिसको खजाइन उल फतूह भी कहते हैं, और इस 1311 में की गई थी। इसमें चित्तौड़ पर आक्रमण तथा अन्य चीजों की जो चर्चा है उसके बारे में विवरण है। दूसरा, एक और इनकी फेमस किताब रही है आसिका,
इसके बारे में भी, ये खिज्र खां के प्रेम संबंधों तथा अलाउद्दीन के गुजरात एवं मालवा अभियान से संबंधित है। नूह सिपेहर मुबारक शाह खिलजी के टाइम में लिखा गया है, और भारत की जलवायु का विवरण, जो सवाल आपसे पूछा गया है। और तुगलकनामा अंतिम कृति गयासुद्दीन तुगलक की विजयों का विवरण है। संगीत के क्षेत्र में देखो, हिंदी के मुहावरों का प्रयोग करने वाला प्रथम व्यक्ति, संगीत यंत्रों में तबला तथा सितार एज इट इज पूछा गया है आपसे, आविष्कारक अमीर खुसरो ने हिंदी के संबंध में लिखा है, ना लफ्ज़े हिंदी वस्त अज फारसी कम, अर्थात हिंदी जो है फारसी से कम नहीं है। हिंदी या हिंदवी, इस टाइम में हिंदवी था, उसी से आगे चलकर हिंदी और उर्दू का विकास हुआ, उसका समझ लो पायोनियर फिगर अमीर खुसरो को माना जाता है। ये एज इट इज स्लाइड मैंने आपके साथ क्लास में शेयर किया है, एज इट इज आप इस्तेमाल कर सकते हो। लगभग जितने भी संभावित सवाल होंगे किसी भी एग्जाम में, उसको आप कवर कर सकते हो। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 73। इसमें सम्राट अशोक के शिलालेखों के संदर्भ में पूछा गया है, जो वृहद शिलालेख हैं उनके संबंध में पूछा गया है, जो मेजर रॉक एडिक्स हैं उसके संदर्भ में पूछा गया है। आपको ये दिया गया है, 3 कॉलम दिया गया है, पूछा गया है कौन कौन सा सही है। केरल पुत्र नामक दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख शिलालेख लेख 2 में। देखो, इसमें केरल पुत्र, क्षत्रिय पुत्र, चोल और पांडे की चर्चा मिलती है शिलालेख 2 में। साथ ही साथ मनुष्यों और जानवरों के प्रति दया भाव की भी चर्चा मिलती है, तो ये वाला सही है। अब देखो, इसमें आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, एटलीस्ट जो 14 वृहद शिलालेख रहे हैं उसकी बातों को मोटा मोटा आपको ध्यान में रखना होगा कि किसमें क्या कहा गया। एटलीस्ट अधिक मतलब कुछ जो फेमस वाले रहे, जैसे कलिंग पर आक्रमण की चर्चा है, अपने क्षेत्रीय राज्यों, अपने मतलब अशोक के टाइम के जो क्षेत्रीय राज्य रहे हैं उनके बारे में क्या चर्चा मिलती है, तो इतना कुछ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। समझो कि आपको 14 जो है, आप 1-2 बार कोशिश करोगे तो आप याद रख सकते हो, पूछा जा सकता है। और लोकेशन भी आपको ध्यान रखना है, ये जो 14 बृहद शिलालेख हैं ये 8 अलग अलग स्थानों से मिले हैं, वो भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखने का प्रयास करिएगा। दूसरा जो है कलिंग युद्ध पर पश्चाताप, ये शिलालेख 13वें शिलालेख से संबंधित है, ये भी सही है। तीसरा है संप्रदायों के बीच सहिष्णुता और सद्भाव की अपील, ये 12वें शिलालेख से संबंधित है। ठीक है, तीनों सही है, विकल्प डी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगेन मैं कह रहा हूं, अशोक के अभिलेखों के संदर्भ में विशेष करके जो वृहद शिलालेख है, 14 वृहद शिलालेख, इनका लोकेशन 8 अलग अलग जगहों से मिला है, वो 8 जगह, और जो 14 शिलालेख में क्या कहा गया है आपको मोटा मोटा बात ध्यान में रखना पड़ेगा। सवाल पूछे जा सकते हैं, और मतलब बड़ी संभावना रहेगी कि इससे सवाल पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और अगर यहां ध्यान रखोगे तो मुख्य परीक्षा में भी आपको थोड़ा हेल्प मिल जाएगा। ये देखो, इन्हीं जगहों से मिला, मनसेहरा, सहबाजगढ़ी, कंधार, गिरनार, सुपाड़ा, मतलब जो लोकेशन है, 8 प्रसिद्ध जो फेमस लोकेशन है उसको आपको ध्यान में रखना है। धौली, जोगढ़। अगला आखिरी सवाल है हमारे इस सत्र का। इसमें जो है जो आजाद हिंद सरकार थी ना, उससे संबंधित प्रश्न पूछा गया है। आपसे पूछा गया है कि सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित आजाद हिंद अस्थायी सरकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, इसने ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की। बिल्कुल सही बात है। आप देखोगे अक्टूबर, मोस्ट प्रोबेबली 21 अक्टूबर 1943 को आजाद हिंद अस्थायी सरकार सिंगापुर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा गठित की गई। और इसमें जो है जो उस टाइम का ब्रिटेन और यूएसए था, जो मित्र राष्ट्र थे, चूंकि भारत पर ब्रिटेन का कब्जा था और भारत को वो ब्रिटेन से स्वतंत्र करवाना चाहते थे, तो एक तरह से इन्होंने, इनके द्वारा जो आजाद हिंद अस्थायी सरकार थी, इनके द्वारा ब्रिटेन और यूएसए के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की गई। ठीक, तो पहला वाला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। इसे धुरी शक्तियों, एक्सेस पावर्स द्वारा मान्यता प्राप्त है। बिल्कुल सही बात। आप देखोगे जो आजाद हिंद सरकार था, हम आराम से आपने पढ़ा होगा, बहुत सिंपल स्टेटमेंट है, जापान के समर्थन से ही बना था, तो निश्चित तौर पे जापान का समर्थन होगा। जापान, जर्मनी, इटली, और इनके जो ये 3 जो प्रमुख धुरी राष्ट्र थे, ये इनके साथ साथ अन्य जो समर्थक इनके देश थे, बर्मा का, सिंगापुर का, इसका भी समर्थन ये आजाद हिंद अस्थायी सरकार को मिला था। तीसरा स्टेटमेंट, सुभाष चंद्र बोस इस अस्थायी सरकार के राष्ट्राध्यक्ष और जो इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी, ये इसके राष्ट्राध्यक्ष भी थे और प्रधानमंत्री भी आप समझ लो
सुभाष चंद्र बोस थे। तो ये भी स्टेटमेंट सही है, तीनों स्टेटमेंट सही है, विकल्प सी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आसान प्रश्न था, बहुत ज्यादा दिक्कत हुआ नहीं होगा। ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस और जो आजाद हिंद फौज थी उससे संबंधित चित्र है। ये देखो, प्रोविजनल आजाद हिंद गवर्नमेंट डिक्लेयर्स वॉर ऑन ब्रिटेन एंड यूएसए। ठीक है, उस टाइम का जो समकालीन न्यूज़पेपर है उसके हेडलाइन में ये था। ठीक है, तो ये था अपना जो अनुभव 4 अभी आपका संपन्न हुआ है, उसके इतिहास, कला, संस्कृति के प्रश्नों की चर्चा। अगले सत्र में हम अर्थव्यवस्था के प्रश्नों की चर्चा करेंगे। थैंक यू।